पिछले दिनों दो चीजों की चर्चा पूरे देश भर में रही। एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा अडानी ग्रुप पर संकट। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार अडानी ग्रुप और सरकार पर सवाल उठाए। यात्रा के दौरान का यह वीडियो तो अब वायरल भी हो रहा है। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अडानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। सभी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की नजदीकियों को निशाना बनाकर इस मुद्दे पर बहस चाहती हैं। इसे लेकर संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। लगभग सभी विपक्षी दल आसन के पास पहुंच गए। जोरदार नारेबाजी की, कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली ये यात्रा विपक्षी खेमे को एकजुट करने में नाकाम रही थी। आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख दलों ने इस यात्रा से दूरी बनाई थी। यात्रा की समाप्ति पर दिए गए न्योते में कई विपक्षी दल नदारद रहे। आम आदमी पार्टी को तो इसका न्योता भी नहीं दिया गया था। इससे साफ हो गया कि विपक्ष में खींचतान है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अडानी मुद्दे ने इस बिखराव को खत्म कर दिया है। कह सकते हैं कि विपक्ष के जिस बिखराव की राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं कर सकी, वह काम अडानी मुद्दे ने कर दिया। कांग्रेस, आप से लेकर शिवसेना, टीआरएस और वाम दल सबके सुर मिल गए हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया और ग्रुप की सक्सेस को कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। इसके उलट ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। अडानी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का दबाव बढ़ने लगा है। एमवीए का कहना है कि ऐसे समय में जब अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिर रहे हैं तो क्या गौतम अडानी की फर्म को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर काम करना चाहिए? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी? गौरतलब है कि 2022 में अडानी समूह ने धारावी पुनर्विकास परियोजना हासिल की थी। अडानी समूह सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा था। इसने मुंबई में 259 हेक्टेयर में फैली सबसे बड़ी झुग्गी को विकसित करने के लिए 5069 करोड़ रुपए में बोली जीती थी। धारावी पुनर्विकास परियोजना का लक्ष्य 56,000 परिवारों को 300 वर्ग फुट घर देकर उनका पुनर्वास करना है। कांग्रेस के राज्य महासचिव सचिन सावंत ने ट्विटर पर कहा कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट को देखते हुए कहा जा सकता है कि सब ठीक नहीं है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने मराठी में किए ट्वीट में लिखा, अडानी समूह के शेयरों में गिरावट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या लाखों लोगों का ऐसी कंपनी से जुड़ना सही है जिसका भविष्य दांव पर लगा हो? गौरतलब है कि अमेरिका स्थित रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट आने के बाद से समूह की कंपनियों के शेयर नीचे आ रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 20% टूटकर 1,173 रुपये 55 पैसे प्रति शेयर पर पहुंच गया है, जो बीएसई पर इसका एक साल का निचला स्तर है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 5 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर करारी हार मिली है। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ बीजेपी को नागपुर और अमरावती में भी बुरी तरह से हारी है। ये दोनों सीटें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की गढ़ मानी जाती है। नागपुर शिक्षक सीट से महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के सुधाकर आडबाले ने बीजेपी उम्मीदवार नागू गडार को 7,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं अमरावती की स्नातक सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री और फडणवीस के करीबी माने जाने वाले रणजीत पाटिल बुरी तरह से हार गए। उन्हें महाविकास आघाड़ी के धीरज लिंगाड़े ने पटकनी दी। गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अमरावती स्नातक सीट पर रणजीत पाटिल को उतारा था। वहीं महाविकास आघाड़ी ने धीरज लिंगाड़े को टिकट दिया था। इस सीट के लिए अमरावती, यवतमाल,
वाशिम, बुल्ढाड़ा और अकोला जिले में मतदान हुए। इस सीट पर रणजीत पाटिल और लिंगाड़े के बीच कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन आखिर में कांग्रेस एमवीए उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े के जीत से बीजेपी के मौजूदा एमएलसी रंजीत पाटिल को हार का सामना करना पड़ा। नागपुर शिक्षक निर्वाचन सीट से एमवीए समर्थित उम्मीदवार सुधाकर अदबाले ने जीत दर्ज की। अदबाले ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नागोराव गनारा को हराया। एमवीए समर्थित उम्मीदवार की आरएसएस के गढ़ में मिली जीत बीजेपी के लिए एक झटका है। दरअसल नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता यहीं से आते हैं। नागपुर में बीजेपी की ये पहली हार नहीं है। बीते 3 साल में तीसरा मौका है जब एमवीए ने बीजेपी को उनके घरेलू मैदान यानी कि नागपुर में पटखनी दी है। इससे पहले एमवीए ने नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट और फिर जिला परिषद चुनाव और अब नागपुर शिक्षक निर्वाचन सीट जीती है। नहीं है, जरूर अजीत पवार जी ने, वो भी मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, उनके पास जानकारी थी। इस प्रकार की जानकारी हमारे पास भी थी कि कुछ पर्दे के पीछे खेल चल रहा है दिल्ली में, खास करके यहाँ से कुछ लोग दिल्ली का आना जाना बढ़ गया है, रात के अंधेरे में छिप छिप कर मिल रहे हैं। ये जानकारी हमारे पास भी थी और हमने उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव जी को बताया भी था कुछ खेल चल रहा है। लेकिन उद्धव जी का ये कहना था और हमारा सबका ये कहना था कि हमारे खास लोग हैं, विश्वासु लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से अविश्वास दिखाना ठीक नहीं है। विश्वासघात कौन करता है? जो बहुत ही करीबी लोग होते हैं वो आपके पीठ में खंजीर खोसता है, वैसा ही हो गया। सर असम के सीएम ने कहा है कि जो राम ने जहाँ जन्म लिया था, राम भगवान ने, वहाँ पर बाबर ने कब्जा किया था, उसको हटाकर अब मंदिर बनाया गया। क्या कहेंगे? ठीक है, मंदिर बन गया है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अडानी ग्रुप पर गहराई संकट के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के चेयरमैन का बयान आया है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज अडानी ग्रुप को दिया है और ये बैंक के ओवरऑल एक्सपोजर का सिर्फ 0.88% है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आने के बाद कहा जा रहा था कि ग्रुप को सबसे ज्यादा लोन एसबीआई की तरफ से दिया गया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर जारी रहने से पैदा हुई अनिश्चितता के बीच एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि बैंक ने इस ग्रुप को कोई भी लोन शेयरों के एवज में नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई चेयरमैन ने बताया कि अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को कर्ज देते समय फिजिकल एसेट और कैश फ्लो का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, इस ग्रुप की हिस्सेदारी हमारे कुल कर्ज में 0.88% है। बैंक की ऐसी धारणा नहीं है कि अडानी ग्रुप अपनी कर्ज देनदारियों को पूरा करने में किसी तरह की चुनौती का सामना कर रहा है। हमने शेयरों के एवज में कोई कर्ज नहीं दिया है। हमारा इस तरह का कोई पोर्टफोलियो नहीं है। हमने किसी भी वित्तीय देनदारी या अधिग्रहण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। ये सभी प्रदर्शन आधारित या वित्तीय गारंटी है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो हमें चिंता में डाल सके। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच कर्जदाता संस्थानों पर असर पड़ने की आशंका के बीच एसबीआई प्रमुख ने कहा कि ग्रुप ने कर्ज को रीफाइनेंस कराने का कोई अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप का बकाया कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।